The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है जिगरा मूवी के बारे में, जिसके अंदर एक ऐसी बहन दिखाई गई है जो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम सत्या और उसके भाई अंकुर को देखते हैं। सत्या अपने छोटे भाई अंकुर को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। उनकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई है और अब वो दोनों पिता के साथ रहते हैं, लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि जब वो दोनों अनाथ हो जाते हैं। सत्या और अंकुर एक दिन जब स्कूल से घर आते हैं तो वो दोनों जैसे ही अपने फ्लैट पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पिता ने बालकनी से छलांग लगा दी है। अपने पिता को इस हालत में देखकर अंकुर डर जाता है और सत्या अपने भाई को गले से लगा लेती है। अपने पिता के जाने के बाद वो दोनों बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। यहाँ से कहानी कुछ सालों आगे की दिखाई जाती है, जहाँ सत्या और अंकुर बड़े हो चुके हैं। सत्या एक होटल में काम करती है और ये होटल उनके बड़े पापा का है। दरअसल उसके पिता के गुजर जाने के बाद उनके बड़े पापा ही ने उनको सहारा दिया। अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके ही होटल में काम करने लगी है। अब उनके बड़े पापा की बेटे की शादी होने वाली है और जाहिर सी बात है कि वो शादी उनके होटल में ही होनी है। इस शादी में उसके बड़े पापा का बेटा कबीर भी आने वाला था, जो कि अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था। अब कबीर इंडिया आ चुका है और कबीर और अंकुर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो दोनों सगे भाइयों की तरह रहते हैं। अंकुर इंजीनियरिंग कर रहा था, इसके लिए अंकुर एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना रहा था। उसके बड़े पापा की बाहर की कंट्रियों से लिंक है, इसीलिए वो सबसे पहले प्रोजेक्ट अपने बड़े पापा को दिखाने वाला था। अब जब वो प्रोजेक्ट अपने बड़े पापा को दिखाता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। इस पर वह कबीर से कहने लगते हैं कि देखो अंकुर इंडिया में रहकर भी कितना कुछ सीख गया और तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन यह बात सुनकर कबीर को गुस्सा नहीं आता बल्कि खुशी होती है, क्योंकि वो अंकुर की तरक्की से जलता नहीं बल्कि उससे प्यार करता है और वो उसे और भी आगे बढ़ता देखना चाहता है। इसीलिए अंकुर के आगे बड़े पापा कहते हैं कि वो अंकुर के लिए फंडिंग की बात जरूर करेंगे। यह सुनकर सत्या, अंकुर और कबीर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी प्रोजेक्ट में और अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसके बड़े पापा कबीर और अंकुर को एक बिजनेस ट्रिप में हंसी दाव आइलैंड भेज देते हैं और इस आइलैंड को मलेशिया के पास दिखाया गया है। वैसे तो ये हंसी दाव कंट्री कहीं पर भी नहीं है, लेकिन इस मूवी में उस कंट्री के बारे में इस तरीके से दिखाया गया है कि उस कंट्री के अंदर कोरिया की तरह रूल्स होते हैं। और इससे पहले सत्या ने अपने भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन सत्या अपने भाई को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती थी। इसीलिए इस तरह कबीर और अंकुर हंसी दाव चले जाते हैं। अब दोनों वहां पहुंच चुके थे। अंकुर वहां अपने काम में लगा रहता है, वहीं दूसरी तरफ कबीर लड़कियों के साथ पार्टी करता था। एक दिन कबीर पार्टी में जा रहा था और वह जबरदस्ती अंकुर को भी अपने साथ ले जाता है। उस पार्टी में कबीर अपने दोस्तों से एक नशीला पदार्थ मंगवाता है। इस बारे में अंकुर को जरा भी खबर नहीं थी। पार्टी से कबीर और अंकुर अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी में एक लड़की दिखाई देती है। कबीर उसे हाय करता है, लेकिन वह लड़की कबीर को मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चली जाती है और कबीर भी अपनी गाड़ी स्पीड में बढ़ा लेता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है और कबीर को यह पता नहीं चलता कि उसने सिग्नल भी तोड़ दिया है। इसके बाद पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और उनको रोककर उनकी गाड़ी की चेकिंग करते हैं। तो पुलिस को वही नशीला पदार्थ की पुड़िया मिल जाती है और तुरंत ही पुलिस अंकुर और कबीर को गिरफ्तार कर लेती है। अगले सीन में हम कबीर के पापा को देखते हैं, जिन्हें कबीर और अंकुर की गिरफ्तारी के बारे में पता चल चुका है। वह तुरंत ही अपने लॉयर जसवंत को कॉल करते हैं और वह उनसे कहते हैं कि वो हंसी दाव जाकर कैसे भी करके कबीर और अंकुर को बचाए। अब इस बात से उनका परिवार और सत्या भी बहुत ज्यादा परेशान थे। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भाई इतने बड़े केस में फंस सकता है, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं था, क्योंकि अब जो करेगा वो वकील ही करेगा। अब वकील जसवंत हंसी दाव पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे इस बात की सच्चाई का पता चलता है कि वह पुड़िया कबीर के पास मिली थी, ना कि अंकुर के पास। वह फोन करके कबीर के पिता को ये सारी बातें बता देता है और वह वकील कहता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकता हूँ। यदि हम सारा इल्जाम अंकुर के ऊपर डाल दे तो कबीर आसानी से बच सकता है। और कबीर के पिता भी यही कहते हैं, तुम कुछ भी करो और कबीर को बचाओ, अंकुर को जो होता है होने दो। फिर वो वकील कबीर के पास जाता है और कहता है, यदि तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपना सारा इल्जाम अंकुर के ऊपर डालना होगा। तुम्हें यह बताना होगा कि वह पुड़िया अंकुर की थी। इस बात पर कबीर कहने लगता है कि इस बात का तो अंकुर को कहीं से भी पता नहीं है। तो वकील कहता है, यदि तुम बच के निकलना चाहते हो तो तुम्हारे पास यही मौका है। और फिर यह वकील वहां से अंकुर के पास जाता है और अब वो कबीर को बचाने के लिए यहाँ एक चाल चलता है और अंकुर से कहता है कि कबीर के पास पहले ही ऐसी पुड़िया मिल चुकी थी और वो अमेरिका में इस केस में फंस भी चुका है और यदि इस केस में एक बार फिर से फंसा तो उसे बहुत लंबी सजा मिलेगी, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तुम कोर्ट में कह
देना कि वो पुड़िया मेरी थी और मैंने ही बचने के लिए पुड़िया कबीर की जेब में डाल दी। पहले तो अंकुर इस बात से साफ इनकार कर देता है। फिर वकील उससे कहता है कि तुम अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते। उसके पापा ने तुम दोनों भाई बहनों को जान से भी ज्यादा प्यार किया और तुम उनके बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते। यदि तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें सिर्फ 3 महीने की सजा होगी, उसके बाद हम तुम्हें छुड़वा लेंगे और वो लोग तुम्हें इंडिया भेज देंगे। और अंकुर इस बात के लिए मान जाता है। अंकुर को यह बात पता नहीं थी कि इस बात से उसे कितनी बड़ी सजा मिल सकती है और वह कोर्ट में वैसा ही कह देता है जैसा जसवंत लॉयर ने कहने को कहा था। वह सारे गुना अपने ऊपर ले लेता है और कबीर बाइज्जत बरी हो जाता है। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और अंकुर को 3 महीने के बाद मौत की सजा सुनाई जाती है। यह सुनकर अंकुर चीखने लगता है क्योंकि उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। और यहाँ सत्या को यह बात पता चल जाती है कि जसवंत ने कबीर को बचा लिया है और उसके भाई को फंसा दिया है। अब सत्या फैसला करती है कि वह खुद अपने भाई को बचाने जाएगी। इसके लिए उसके बड़े पापा मना करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और वहां से हंसी दाव के लिए निकल जाती है। और यहाँ एयरपोर्ट पर सत्या की मुलाकात लॉयर जसवंत और कबीर से होती है। कबीर सत्या के गले लगकर रोने लगता है और वो उससे सॉरी बोलने लग जाता है। और जसवंत कहता है कि मैंने अंकुर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। लेकिन सत्या इतनी भी सीधी नहीं थी। उसे सब पता था कि उसके बड़े पापा अपने बेटे को ही बचाने की पहले सोचेंगे। इसलिए उसके बड़े पापा ने ही वकील के साथ मिलकर कोई चाल चली है और वह उनसे कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप हंसी दाव के लिए निकल जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं जिसे भी डेथ पेनल्टी की सजा मिलती है उन्हें एक स्पेशल जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है। सत्या हंसी दाव पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे उसके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनके परिजन उसी जेल में मौजूद हैं और वह इंडिया से बिलोंग करते हैं। अपने परिवार के लिए वो सत्या की तरह यहाँ पर आए हैं। वो वहाँ बहुत से लोगों से मिलती है, कई लॉयर से मिलती है और इन्हीं में से एक थे भाटिया। और भाटिया का बेटा भी हंसीदाव जेल में है और वह भी उसे निकलवाना चाहते हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने भाई से मिलने दिया जाए। इस पर भाटिया कहता है कि इतनी आसानी से वो तुम्हें अंकुर से नहीं मिलने देंगे। फिर सत्या कहती है कि क्या मैं अपनी हाथ की कलाई काट लूं, मुझे अपने भाई से मिलने दिया जाएगा। लेकिन भाटिया का कहना था कि ऐसा पागलपन मत करो। इसके बाद भाटिया एक लॉयर से उससे मिलवाता है। उसी की हेल्प से सत्या को अपने भाई अंकुर से मिलने दिया जाता है। अब सत्या अपने भाई से मिलने जाती है तो ये सीन काफी इमोशनल था। वो अपने भाई से पूछने लग जाती है कि तुम्हें किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, लेकिन अंकुर अपनी तकलीफों को छुपाते हुए अपनी बहन को कहता है कि मेरी दीदी के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। फिर मिलने का टाइम खत्म हो जाता है और भाटिया सत्या को एक सस्पेंडर ऑफिसर के पास लेकर जाते हैं जिनका नाम मुत्तू है और वो पहले जेल का ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन उसने एक इंडियन आदमी को जिसका नाम चंदन था उसे गलती से जेल में डलवा दिया और वो बेकसूर था। उन्होंने उसे बहुत ही कड़ी सजा दिलवाई और जब उन्हें पता चला कि वो आदमी बेकसूर है, इस गिल्ट में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तब से वो चंदन को बाहर निकलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सत्या, मुत्तू और भाटिया की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और भाटिया टोनी के लिए केस लड़ रहे थे। ये लोग अंकुर, टोनी और चंदन को बाहर निकलवाने का एक प्लान बनाने लग जाते हैं। वो दोनों मुत्तू के पास जाते हैं, लेकिन मुत्तू कहता है कि हम लोग अलग जाकर बच्चों को छुड़वा नहीं सकते। दूसरी तरफ हमें अंकुर को दिखाया जाता है, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। फिर अंकुर की भी दोस्ती टोनी और चंदन के साथ हो जाती है क्योंकि वो लोग इंडिया से बिलोंग करते थे। टोनी अब उसे बताता है कि हम लोग पिछले 2 साल से एक टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस जेल से बाहर एक टनल है। हम लोग चोरी छिपे उस सुरंग को खोदते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ वॉलंटियर बन जाओ। और वो सब मिलकर ये काम करने लग जाते हैं। और यहाँ सत्या और भाटिया अभी भी मुत्तू को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। इस पर सत्या कहने लगती है कि फिर ठीक है, तुम्हारे मेरे बीच एक फाइट होगी, इसमें जो जीत गया उसकी बात मानी जाएगी। और फिर होता भी यही है, दोनों के बीच एक बहुत जबरदस्त फाइट होने लग जाती है। मुत्तू सत्या को बहुत ज्यादा मारता है। इसी बीच सत्या के मुंह से और नाक से खून निकलने लग जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जुनून था वो मुत्तू को जीतने नहीं देता और आखिर में सत्या मुत्तू को हरा देती है क्योंकि वो यहाँ हारने नहीं बल्कि अपने भाई को सही सलामत वापस ले जाने आई थी। फिर शर्त के मुताबिक मुत्तू को इनकी गैंग में शामिल होना पड़ता है। वो लोग प्लान करते हैं कि टोनी, अंकुर और चंदन को किचन के रास्ते से निकालेंगे। वो लोग खुदाई करेंगे और वह सीक्रेट रास्ता मुत्तू को पता था क्योंकि उसने कितने सालों तक जेल में काम किया था। और यहाँ अंकुर और उसके दोस्तों को किचन में बुलाया जाता है, मगर इन लोग को तो हॉस्पिटल में जाना था क्योंकि वहीं से खुदाई करनी थी। लेकिन ये लोग पुलिस वालों की बात नहीं मानते क्योंकि इनको तो टनल के पास जाना था और वहाँ पर उन्हें काम करके उसकी खुदाई करनी थी। लेकिन आज की शिफ्ट इन लोगों के किचन में थी और बात ना मानने पर ऑफिसर इन तीनों को बहुत ज्यादा मारते पीटते थे। लेकिन इन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि किचन में जाने से ज्यादा फायदा होगा क्योंकि यहाँ सत्या और उसके फादर ने उनको किचन से बाहर निकलवाने का प्लान बना रखा है। अब उनका प्लान अलग था और इनका प्लान अलग। फिर टोनी कहता है कि हम लोग इस तरीके से हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। फिर वो अपने और टोनी और अंकुर के खाने में कुछ मिला देता है जिसकी वजह से कुछ देर बाद उन तीनों को उल्टियां होने लग जाती हैं, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो लोग हॉस्पिटल
पहुंचकर उसी टनल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पुलिस ऑफिसर को पता चल चुका था कि जिसका नाम लॉन्ड्रिंग था वो उस टनल में पहुंच जाता है। लॉन्ड्रिंग एक बेरहम पुलिस वाला है। अब पुलिस उन तीनों के पीछे पड़ जाती है। वो लोग ज्यादा दूर नहीं भाग पाते और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इस भागा दौड़ी के बीच टोनी को गोली लग जाती है और उस कंट्री में एक और रूल था, यदि कोई कैदी भागता है और पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ 4 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। असल में यहाँ फांसी नहीं दी जाती, यहाँ करंट से मौत दी जाती है। इसीलिए रूल के मुताबिक अब उन तीनों को 3 दिन के अंदर मौत की सजा देनी थी और अब उन तीनों की फैमिली को उनसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया जाता है। सत्या अपने भाई से मिलने जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। सत्या मुत्तू और भाटिया से कहने लग जाती है कि मुझे कैसे भी करके अपने भाई को बचाना है। मुझे नहीं पता है मैं ये कैसे करूंगी, बट मुझे ये करना है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो कहने लग जाती है हम एक ब्लास्ट करेंगे जिससे जेल टूट जाएगा। मुत्तू इस पर कहता है कि हम कुछ इनोसेंट को बचाने के लिए बाकी सारे क्रिमिनल्स को यहाँ से नहीं छुड़वा सकते। वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए क्रिमिनल से नफरत करता है। वो कहता है कि तुम्हें सही और गलत का पता नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना भाई ही दिख रहा है। इस पर सत्या कहते हैं कि हाँ, मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो सिर्फ अपने भाई से। और फिर मुत्तू उनका साथ छोड़ देता है और वह कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। फिर सत्या अपने मिशन के लिए निकल जाती है। वो प्लान करती है कि 4 दिन के अंदर उसे अपने भाई को बचाना है। वो जेल में बिजली बंद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी देखती है कि वहां पर मुत्तू पहले से ही मौजूद था। लेकिन यहाँ वो सत्या का साथ देने नहीं बल्कि उसको एक पुलिस ऑफिसर से गिरफ्तार करवाने आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतने सारे क्रिमिनल्स बाहर आ जाएं। लेकिन सत्या इन सब के लिए रेडी थी और यहाँ पर मुत्तू और सत्या के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई होती है और सत्या मुत्तू को धक्का मारती है और मुत्तू पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सत्या ने पूरी प्लानिंग की हुई थी। उसने ट्रक में कुछ सिलेंडर मंगवाए हुए थे। यहाँ उसने बिजली के तार कटवा दिए थे। जैसे ही जेल में जनरेटर ऑन किया जाता है, वो एक के बाद एक सिलेंडर से भरा ट्रक जेल की तरफ छोड़ देती है। फिर उसी टैंकर की वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर सारे सेल्स के कमरे खुलने लगते हैं और सारे कैदी वहाँ से भागने लगते हैं। वो सब लोग बाहर आ चुके थे। सत्या अपने भाई अंकुर को ढूंढने लग जाती है। तभी इंस्पेक्टर लॉन्ड्रिंग सभी कैदियों को एक एक करके शूट करने लग जाता है। यहाँ सत्या टोनी और अंकुर को देखती है जो कि एक सेल में फंसे हुए थे। सत्या वहाँ जाकर उन दोनों को बचा लेती है, लेकिन तभी वहाँ लॉन्ड्रिंग आ जाता है। जैसे ही उन तीनों को मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर भाटिया की एंट्री होती है और वो अपनी वैन से अंदर आ जाता है और उन सभी को रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन इसी बीच में लॉन्ड्रिंग की बंदूक से एक गोली चल जाती है। वो गोली लगती है भाटिया को। भाटिया वहीं गिर जाता है और वो सत्या से कहता है कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं इन लोगों को देखता हूँ। सत्या अंकुर और टोनी को लेकर वहाँ से समुंदर के रास्ते पहुंच जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि बॉर्डर को क्रॉस करके वो लोग मलेशिया चले जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ लॉन्ड्रिंग की टीम पहुंच जाती है। वो लोग मलेशिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर भारी गोलीबारी होने लगती है। जैसे ही गोलीबारी मलेशिया की पुलिस को सुनाई देती है, वो लोग तुरंत ही वहाँ पहुंच जाते हैं और मलेशिया की तरफ से फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मलेशिया की पुलिस लॉन्ड्रिंग के आदमियों को मार गिराती है और भाटिया ने सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि वह एक क्रिमिनल हुआ करता था। उसकी जान पहचान बहुत दूर दूर तक थी, इसीलिए उसने उनको मलेशिया पहुंचाने का पहले ही इंतजाम कर दिया था और वो तीनों मलेशिया पहुंच जाते हैं और फिर वहां से उन्हें इंडिया भेज दिया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है और हम भी चलते मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।